बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी असिस्टेंट पास पेपर 2024 का पेपर आज सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल है ताजमहल इज सिचुएटेड इन ताजमहल कहाँ पे है? वो आगरा इंडिया में है, याद रखिएगा। और फिर ये किस दरिया के किनारे है? ये यमुना रिवर उसके किनारे पे है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कौन सा दरिया है? वो है यमुना रिवर। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ताजमहल की तामीर कब शुरू होती है? याद रखिएगा 1632 में इसकी तामीर शुरू होती है। 1632 में तामीर शुरू होती है और कब एंड होती है? 1648 में ये मुकम्मल हो जाती है। याद रखिएगा जी, 1648 में ये ताजमहल मुकम्मल हो जाता है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ताजमहल की तामीर किस अजीम जो है माहिर तामीर ने की थी? वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी साहब, इन्होंने ये ताजमहल तामीर किया था। और ताजमहल किसने तामीर कराया था? ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल शाहजहां साहब ने तामीर कराया था। याद रखिएगा जी, शाहजहां साहब ने तामीर कराया था। और ये मुगलिया खानदान के 5वें हुक्मरान थे। याद रखिएगा जी, ये मुगलिया खानदान के 5वें हुक्मरान थे। इनका असल नेम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम था। याद रखिएगा, इनका असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम इनका असल नाम था। और फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि शाहजहां साहब कहां पैदा होते हैं? याद रखिएगा, ये लाहौर पाकिस्तान में पैदा होते हैं। ये लाहौर पाकिस्तान में ही पैदा होते हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि शाहजहां साहब के हवाले से कि इन्होंने जो ये ताजमहल तामीर कराया था अपनी बीवी मुमताज़ की याद में तामीर कराया था। याद रखिएगा जी, लेकिन शूमिया किस्मत ये कि अपनी बीवी की याद में ये ताजमहल तामीर किया था। इनका अपना मकबरा भी इसी ताजमहल में, ये मदफन भी ताजमहल में ही है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो है कमीशन के इम्तिहानात से पूछा जा सकता है। एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि जो ताजमहल है उसकी तामीर शाहजहां साहब ने की थी। शाहजहां साहब मुगलिया ख़ानदान के 5वें हुक्मरान हैं। और मुगलिया ख़ानदान की बुनियाद रखने वाले वो कौन से पहले रूलर हैं, हुक्मरान हैं? वो याद रखिएगा ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हैं कि जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। तो मुगलिया सल्तनत का पहला बानी हुक्मरान कौन सा है? वो है ज़हीरुद्दीन बाबर। याद रखिएगा जी, वो हैं ज़हीरुद्दीन बाबर। दूसरे हुक्मरान कौन से हैं? वो हैं हुमायूं साहब जी। और तीसरे कौन से हैं? वो हैं अकबर साहब जी, द ग्रेट अकबर भी इन्हें कहा जाता है। और उसके बाद चौथे कौन से हैं? वो है जहांगीर साहब, जहांगीर साहब। और 5वें कौन से हैं? शाहजहां साहब हैं। और ये वही अजीम हुक्मरान हैं कि जिन्होंने अपनी बीवी की याद में ताजमहल तामीर कराया था। और छठे कौन से हैं? वो हैं औरंगजेब साहब जी, वो हैं औरंगजेब साहब जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। एक और सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये है, और ये कमीशन के इम्तिहानात में पूछा हुआ था कि वो कौन से बदकिस्मत मुगल हुक्मरान है कि जो सीढ़ियों से गिरे थे? तो याद रखिएगा वो है हुमायूं साहब। इनकी जो वफात होती है सीढ़ियों से गिरते हैं, ये सीढ़ियों से गिरने की वजह से। एक दफ़ा कमीशन के इम्तिहान में ये सवाल पूछा हुआ था जी, सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनकी डेथ हुई थी। और ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये मुगलिया जो सल्तनत है उसके कौन से हुक्मरान थे? ये दूसरे नंबर पर आने वाले हुक्मरान थे हुमायूं साहब, और जो सीढ़ियों से गिरकर हलाक हुए थे। और पहले हुक्मरान कौन से हैं? ज़हीरुद्दीन बाबर साहब। दूसरे कौन से हैं? हुमायूं। तीसरे कौन से हैं? द ग्रेट अकबर। फोर्थ वन जहांगीर एंड फिफ्थ वन इज शाहजहां साहब। और सिक्स वन कौन से हैं? वो औरंगजेब साहब हैं। तो मुगलिया ख़ानदान के हवाले से ये भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। याद रखिएगा ये हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है इसका जो क़याम अमल में लाया जाता है वो 24 अक्टूबर 1945 को अमल में लाया जाता है। याद रखिएगा जी। और फिर ये भी सवाल बन सकता है कि इसका चार्टर कब अप्रूव हुआ था? याद रखिएगा चार्टर के हवाले से वो है 26 जून। याद रखिएगा जी, वो है 26 जून 1945, 26 जून 1945 को इनका चार्टर पेश किया जाता है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के हवाले से
यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल्स कौन से हैं? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, इनके जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल वो कौन से हैं? वो हैं ट्राइगिव लाई साहब हैं। और इनका जो दौर रहा था वो 7 साल तक ये इस ओहदे पे रहे थे, फॉर 7 years। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मौजूदा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन साहब हैं? वो है एंटोनियो गुतेरेस साहब। याद रखिएगा जी कि करंट जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल वो कौन से हैं? वो हैं एंटोनियो गुतेरेस। याद रखिएगा जी, एंटोनियो गुतेरेस। और ये अपनी सेकंड टर्म एंजॉय कर रहे हैं, याद रखिएगा जी। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एंटोनियो गुतेरेस का ताल्लुक किस कंट्री से? इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है और ये पुर्तगाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जी। याद रखिएगा जी, वहाँ ये किस ओहदे पे थे? एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये किसके हैं? ये पुर्तगाल के ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस के हवाले से। और फिर ये भी सवालात बन सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के हवाले से इसका जो सबसे पहले जो इजलास होता है वो सितंबर में होता है, और रिसेंटली उसका जो 79th जो इजलास है वो 2024 में 10 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है जी। 2024 में 10 सितंबर में इसका जो इजलास हुआ था वो 79th जो इसका इजलास था, और उसका बेसिक थीम ये था कि लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका जो बेसिक थीम था 2024 के हवाले से, जिसमें 79 उसका इजलास था, उसका थीम क्या था? थीम वाज, जो उसका थीम ये था रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लोकलाइजिंग ऑफ SDGs। और SDGs क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और दुनिया में कितने SDGs हैं याद रखिएगा? वो है 17 SDGs गोल, याद रखिएगा जी। और ये इसको Vision 2030 तक भी नाम दिया जाता है कि Vision 2030 2023 तक इन गोल्स को अचीव कर लिया जाएगा। और इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है कि 4th SDG गोल कौन सा है? दैट इज द क्वालिटी एजुकेशन। याद रखिएगा जी, द 4th SDG गोल कौन सा है? दैट इज द क्वालिटी एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन है। और फिर ये भी सवाल बन सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के हवाले से कि टोटल मेंबर कंट्रीज जो उनकी स्टेट्स हैं वो कितनी हैं? टोटल स्टेट्स वो ओवरऑल कितनी है? 193 हैं। इसमें 2 जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, याद रखिएगा जी। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जिनको अभी तक फुल कंट्री का रैंक नहीं दिया गया। वो 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं? वो है वेटिकन सिटी, याद रखिएगा, वो है वेटिकन सिटी। और दूसरा जो है जिसको फलस्तीन भी कहा जाता है, पैलेस्टीन, ये पैलेस्टीन है जी। और वेटिकन सिटी ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है, याद रखिएगा जी, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री। तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो वेटिकन सिटी है। और ये भी सवाल बन सकता है कि टोटल इसके मेंबर स्टेट्स की तादाद कितनी है? वो 193। और 2 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। उन ऑब्जर्वर स्टेट्स में कौन कौन से नाम शामिल हैं? वन इज द वेटिकन सिटी, जिसका दूसरा नाम होली सी भी है। और दूसरे कौन से ऑब्जर्वर स्टेट में? वो है पैलेस्टीन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या इंटरव्यू के हवाले से भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट अगला सवाल हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड बाय विच डिवाइस। रेडियो एक्टिविटी जो है बेसिकली न्यूक्लियर जो है रिएक्शंस का नाम है, तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? वो याद रखिएगा, गाइगर काउंटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके ज़रिए ये मेजर की जाती है रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी के हवाले से मोस्टली ये सवाल बनते हैं। बेसिकली 3 तरह की जो हैं वो रेज होती हैं। एक को नाम देते हैं अल्फा रेस का नाम देते हैं, अल्फा रेस। और दूसरी जो है उन्हें कहते हैं ये बीटा रेस हैं, याद रखिएगा, बीटा रेस, ठीक है। और तीसरी को नाम देते हैं गैमा रेज हैं, याद रखिएगा जी। वो कौन सी हैं? वो गैमा रेज हैं, याद रखिएगा जी। और अल्फा रेज ये बेसिकली क्या है? पॉजिटिव इनके ऊपर चार्ज होता है। और जो बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा रेज, ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज हैं। और जो गैमा रेज हैं, ऑल्दो दीज आर न्यूट्रल बट दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, याद रखिएगा जी, दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग।
ये हाईली क्या होती है, ये पेनिट्रेटिंग होते हैं, जिनकी पेनिट्रेशन क्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और फिर ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि फिशन और फ्यूजन रिएक्शन कौन से होते हैं जी। फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फिशन का मतलब है ब्रेक डाउन, याद रखिएगा जी, ब्रेक डाउन, जिसमें हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई में, एंड अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जीज, जो एनर्जी होती है क्या होती है वो खारिज होती है जी। तो उसके बरक्स जो फ्यूजन होता है, फ्यूज का मतलब है कि मिलना, फ्यूज हो जाना जी, ठीक है। इसमें दो छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज होकर बड़ा न्यूक्लियाई देते हैं, ये भी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। तो ओवरऑल जो रेडिएशंस हैं वो हैं अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशंस हैं। जो रेज हैं बेसिकली ये पॉजिटिव इन नेचर हैं, बीटा रेज नेगेटिव इन नेचर हैं, और गैमा रेज बेसिकली क्या है, दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ये वेरी इनकी जो पेनिट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और फिर रेडिएशंस के हवाले से ये भी सवाल बन सकता है कि ये जो रेडियोलॉजी होती है, रेडियोलॉजी वो टोटली जो है, रेडियोलॉजी ये टोटली जो है रेडिएशन से ही डील करते हैं, याद रखिएगा जी, ये रेडिएशन से ही डील करती है जी। और रेडियोथेरेपी क्या है, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मीन्स कि रेडिएशंस के इस्तेमाल करते हुए बीमारियों की तशखीस करना और बीमारियों का इलाज करना। और मोस्टली जो है जिसमें किडनी स्टोन का भी इलाज किया जाता है, जिसको नाम देते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी भी बेसिकली क्या है, ये नॉन सर्जिकल मेथड है, याद रखिएगा, लिथोट्रिप्सी याद रखिएगा जी। इसमें भी रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है। लिथोट्रिप्सी क्या है, ये बेसिकली जो है किडनी स्टोन को ब्रेक डाउन करने का नाम है। जो स्मॉलर साइज होते हैं किडनीज, जो इनका साइज छोटा होता है, उनको लिथोट्रिप्सी यानी कि नॉन सर्जिकल मेथड्स के जरिए बॉडी से रिमूव किया जाता है। आइदर वो किडनी के अंदर हो, या वो यूरेटर ट्यूब के अंदर हो, या वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो। तो लिथोट्रिप्सी के जरिए नॉन सर्जिकल मेथड है, जिसके जरिए रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए किडनी स्टोन्स को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ये एस्टैब्लिश्ड होती है, याद रखिएगा। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ILO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा जनेवा में है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जनेवा में है, याद रखिएगा जी। तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर बेसिकली ये जनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है व्हेन वाज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है, 1931 में ही होती है। उसके बाद फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज मेड इन द पीरियड, पहली जो मरदमशुमारी इंडिया में कब होती है वो लॉर्ड मेयो साहब के दौर में ये हेल्ड होती है। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इंडिया के लास्ट वाइसरॉय कौन से हैं, वो है लॉर्ड माउंटबेटन साहब। और उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि Cu इज द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में कॉपर जो है इसका ये सिंबल है। और पीरियोडिक टेबल में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वर्टिकल कॉलम उन्हें क्या नाम देते हैं, याद रखिएगा, उन्हें नाम देते हैं ग्रुप्स का नाम देते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, उन्हें क्या नाम देते हैं, याद रखिएगा, उन्हें पीरियड्स नाम देते हैं, याद रखिएगा। उन्हें क्या नाम देते हैं, उन्हें पीरियड्स नाम देते हैं। सो वर्टिकल कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल वो क्या कहलाते हैं, वो ग्रुप्स कहलाते हैं, याद रखिएगा जी। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जी वो क्या कहलाते हैं, वो पीरियड्स ही कहलाते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल जो है एलिमेंट्स को डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है, सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस एज वेल। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें जो 17th ग्रुप है उसको क्या नाम देते हैं, 17th ग्रुप एलिमेंट्स, 17 ग्रुप एलिमेंट्स को, 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रखिएगा हैलोजेंस कहा जाता है। हैलोजेंस, हैलोजेंस मीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दीज आर द सॉल्ट फॉर्मिंग, ठीक है। और 18वें ग्रुप के मेंबर्स को क्या कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है जी, इनर्ट गैसेस कहा जाता है।
और इनर्ट गैसेस इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड या रिएक्शन नहीं बनाते क्योंकि इनका डुप्लेट और ऑक्टेट फील्ड होता है, इसी वजह से ये किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं बनाते। सो नो नीड फॉर बॉन्डिंग एट ऑल। इसमें क्या है, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन ये सारी चीज शामिल है। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, दैट इज हाइड्रोजन है, याद रखिएगा जी। सो एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल के सबसे ऊपर किस एलिमेंट को रखा जाता है, वो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन बेसिकली नॉन मेटल है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हेन अल्लामा इकबाल वेंट फॉर इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज, अल्लामा इकबाल जो है आला तालीम के लिए इंग्लैंड 1905 को ही जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। वेयर इज क्वाद-ए-आज़म टॉम्ब सिचुएटेड, क्वाद-ए-आज़म का मकबरा कहाँ पे है, वो कराची में है। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। और इसी तरह से जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है, रेस्पिरेशन दैट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तैयार होता है, रेस्पिरेशन में वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है जी, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है जी, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि डिलीटेड एटम मींस फाइल्स डायरेक्टली गो टू, वो किस में चले जाते हैं, कंप्यूटर के वजह से वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। उसके बाद है कि कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर, तो किन कंप्यूटर को नाम देते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद है कि हु इज द लॉर्ड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में उसका आगाज होता है तो उस वक्त इंडिया के लॉर्ड कौन से थे, वो है लॉर्ड लिंथिंग-ग्रोसैप, ये उनके जो है उस वक्त के लॉर्ड है। अगला सवाल हमारे पास कौन सा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है कि वार्सक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर, ये दरिया काबुल के ऊपर ये तामीर किया गया है। उसके बाद द एंटोनिम ऑफ बैकवर्ड इज, बैकवर्ड का एंटोनिम क्या होता है, मतलब है कि इसका डेवलप्ड होता है। बैकवर्ड मीन गैर तरक्की याफ्ता, और डेवलप किसे कहते हैं कि तरक्की याफ्ता। उसके बाद है कि आप प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, उसको क्या नाम देते हैं, उसको एक्वेरियम नाम देते हैं जी। उसके बाद है कि पोलियो इज कास्ट बाय, पोलियो जो है ये वायरस की वजह से ही कास्ट होता है। और पाकिस्तान को अभी तक पोलियो फ्री करार नहीं दिया गया, क्योंकि रूल ये है कि अगर 3 कंसेक्टिव ईयर्स तक कोई एक भी पोलियो का केस नहीं होता तो फिर उस कंट्री को पोलियो फ्री करार दिया जाता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कंसेक्टिव 3 ईयर्स के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन, वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाता है, कलकत्ता में एस्टैब्लिश्ड होता है। उसके बाद हाउ मैनी बिट्स आर इन वन बाइट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, याद रखिएगा 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद टेलीविजन, रेडियो, फोन्स स्प्रेड सिग्नल्स थ्रू, वो किस सिग्नल्स को जो करते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, याद रखिएगा जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए और किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसके बरक्स जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जी, दे रिक्वायर अ प्रॉपर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन एंड मूव, दे रिक्वायर मीडियम, उनको तो मीडियम चाहिए फॉर प्रोपगेशन, उनको प्रोपगेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि वाटर वेव्स, जैसे हम कहते हैं कि वाटर वेव्स, ठीक है, ये क्या है, ये मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि दूसरा नाम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी है। अगला हमारे पास सवाल है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की, शॉर्टकट की तो सेंटर अलाइन के, सेंटर में अलाइनमेंट करने के लिए कोई भी टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ है, उसके लिए क्या है, उसके लिए कंट्रोल ई जो है वो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट कब होता है, 1972 में होता है शिमला मुआहदा। उसके बाद है कि हीमोडायलिसिस मींस द क्लीनिंग ऑफ ब्लड, बेसिकली याद रखिएगा जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, किडनी का काम क्या है, बेसिकली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना। और अगर यही अपना काम किडनी सही तरह से नहीं कर रहा, पार्सली या कंप्लीटली वो नाकाम हो चुका है, उसको नाम देते हैं किडनी फेलियर का नाम देते हैं। और फिर उस वक्त क्या होता है कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड, उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ये भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी कि आर्टिफिशियल जब क्लीनिंग कराते हैं, आर्टिफिशियल क्लीनिंग वो किसके जरिए होते हैं, वो डायलाइजर के जरिए, उसे कहते हैं डायलाइसिस कहते हैं, याद रखिएगा जी।
सो जो डायलाइसिस हमारे पास होता है, डायलाइसिस सिंपली मीन के क्लीनिंग करना जी, याद रखिएगा जी, क्लीनिंग ऑफ। और जब हीम ओवरऑल आ जाए तो क्लीनिंग ऑफ ब्लड, याद रखिएगा। और ओवरऑल जो हमारे पास डायलाइसिस है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है हीमोडायलाइसिस, दूसरी है द पेरिटोनियल डायलाइसिस, याद रखिएगा जी, पेरिटोनियल डायलाइसिस, याद रखिएगा जी। और पेरिटोनियल डायलाइसिस बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी के जरिए जो ट्यूब्स होती हैं उसके जरिए जो है प्रॉपर ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि किडनी का काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, तो किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो उस वजह से फिर जो है हीमोडायलिसिस कराई जाती है। मतलब ये कि ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, क्लीन किया जाता है। उसके बाद है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, वो कैशी मेमोरी। उसके बाद है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पास्ट इन विच हिजरी ईयर, वो किस हिजरी ईयर में इंतकाल फरमा जाते हैं, 505 हिजरी में इनका इंतकाल होता है। उसके बाद है कि बेनज़ीर भुट्टो डाइड इन शहीद जमहूरियत दुख्तर मशरक, कब उनका इंतकाल होता है, 27 दिसंबर 2007 को इनको रावलपिंडी में असैसिनेट कर दिया जाता है, याद रखिएगा, इन रावलपिंडी, याद रखिएगा जी, इन रावलपिंडी इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। और उनके कातलों को आज तक सुराग नहीं मिल सका। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डॉटर ऑफ ईस्ट किसकी लिखी हुई किताब है, वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की ही लिखी हुई किताब है। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कितनी दफ़ा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुकी हैं, वो 2 दफ़ा इलेक्ट हो चुकी हैं। उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की भी पहली खातून वज़ीर आज़म इलेक्ट होने का एजाज़ भी हासिल कर चुकी हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकते हैं। तो बेनज़ीर साहबा को कब असैसिनेट किया जाता है, 27 दिसंबर 2007 को असैसिनेट कर दिया जाता है कि भुट्टो की बेटी आई थी और जान हथेली पे लाई थी जब उनको कातलों ने, बेरहम कातलों ने असैसिनेट कर दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पोक वंस नोज इनटू मींस कि दूसरों के काम में मुदाखलत करना, दूसरों के काम में टांग उड़ाना। इसका मतलब क्या है, टू टेक इंटरेस्ट इन अदर अफेयर्स, के दूसरों के मामलात में इंटरेस्ट लेना जी। उसके बाद है कि फ्रेंडली इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रेंडली बेसिकली क्या है हमारे पास, दैट इज एडजेक्टिव है, याद रखिएगा बेटा जी। उसके बाद हमारे पास है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू जॉइन द टू क्लासेस, वो है कंजंक्शन है, याद रखिएगा जी, ठीक है, वो क्या है, कंजंक्शन है। उसके बाद है अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसे क्या नाम देते हैं, उसे ट्रांसिटिव वर्ब नाम देते हैं जी। और जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, नो ऑब्जेक्ट एट ऑल, नो ऑब्जेक्ट, उसे क्या नाम देते हैं, उसे इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, याद रखिएगा जी, उसे इनट्रांसिटिव क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, उसकी एग्जांपल रन, उसकी एग्जांपल क्या है, स्माइल, वीप, क्राई, याद रखिएगा ये क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे बेबी इज क्राइंग, बेबी वाज क्राइंग, सो नो नीड फॉर ऑब्जेक्ट एट ऑल, तो इसमें क्राइंग कौन सा है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज इनट्रांसिटिव वर्ब इन नेचर, याद रखिएगा जी, ये इनट्रांसिटिव वर्ब है। और जो ट्रांसिटिव वर्ब है इसके लिए प्रॉपर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल अली राइट्स, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई कि वो क्या लिखता है, वो लेटर लिखता है, वो स्टोरी लिखता है, वो पैराग्राफ लिखता है, आर्टिकल लिखता है, क्या चीज़ लिखता है, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। सो राइट्स बेसिकली क्या है, दैट इज ये मेरे पास ट्रांसिटिव वर्ब है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और इंग्लिश में जो बात करते हैं, जो पैसिव वॉइस में, याद रखिएगा ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं बनता। उसके बाद है कि वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, इसका मतलब है कि कभी कभार, ऑफ एंड ऑन भी इसे कह सकते हैं, वेरी रेयरली इट मीन्स के ऑफ एंड ऑन, याद रखिएगा जी, ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब है कि कभी कभार जी। वो कहते हैं कि आप तो जो है ना कभी कभार ही विजिट करते हैं, ठीक है, आप तो ईद का चांदी हो गए हैं। सो ये उर्दू में अक्सर बात इस्तेमाल होता है। सो इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार ही आप नजर आते हैं, तो उसका मतलब वेरी रेयरली, बहुत कम। अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच रिवर इज कॉल्ड नील ऑफ पाकिस्तान, वो है इंडस रिवर, ठीक है। उसके बाद है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु टेन्योर ऑफ खिलाफत वाज, उनके खिलाफत का अरसा का 10 साल 5 मंथ्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई द लास्ट गज़वा इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड, वो है गज़वा तबूक, उनमें उन्होंने शिरकत की थी। हाउ मैनी डेज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड एट गार सौर, 3 दिन तक गार सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम, जो 3 दिन तक क़याम फरमाया था। ये सवाल इस्लामियात के हवाले से पूछा हुआ था।
अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच ऑफ मिल्क इज, पानी की पीएच कितनी है, वो तकरीबन 6.5 टू 6.7 होती है, याद रखिएगा। और पीएच बेसिकली क्या है, पीएच इज, इसको नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, याद रखिएगा जी। या ये भी पूछा जा सकता है द पीएच स्टैंड फॉर द पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ठीक है, द पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन जी। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि पानी की पीएच कितनी होती है, याद रखिएगा जी। द पीएच ऑफ वाटर, द पीएच ऑफ वाटर, पानी की पीएच कितनी है, वो है 7 है, याद रखिएगा। और ये क्या है ना, एस्टिक है ना बेसिक है, क्यों, क्योंकि पानी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन इक्वल होते हैं, याद रखिएगा जी। ये एसिड को डिनोशन करते हैं और ये किसको, ये बेस को ही डिनोट करते हैं, याद रखिएगा जी। तो जो पानी है उसमें क्या है, वो एसिड और बेस के दोनों के तौर पर बिहेव करता है, इसीलिए इसका नाम देते हैं ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस इन नेचर। एम्फोटेरिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। और पानी की पीएच कितनी होती है, वो 7 होती है, दैट इज न्यूट्रल, ना ये एसिडिक ना ये बेसिक, याद रखिएगा। हु इज नोन टू द फादर ऑफ ज्योग्राफी, वो है एरिस्टोथेन्स, ये क्या है, फादर ऑफ ज्योग्राफी है। उसके बाद हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान के जो बानी हैं क्याद आज़म मोहम्मद अली जनाबी इनके साथ काम कर चुके हैं, जो है पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम इनके साथ कर चुके थे, ये भी एजाज़ उनको हासिल है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, यंगसी, ये जो है एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। सेंसस इन पाकिस्तान हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, वो हर 10 साल के बाद होती है, याद रखिएगा। और रिसेंटली पाकिस्तान में 7वीं मर्दमशुमारी, 7th सेंसस 2023 में ये हेल्ड हुई थी, याद रखिएगा जी। 2023 में ये हेल्ड हुई थी। पाकिस्तान की 7वीं मर्दमशुमारी कब हेल्ड होती है, मुनक्किद की जाती है पाकिस्तान में, वो 7वीं मर्दमशुमारी 2023 में जो है वो कंडक्ट कराई जाती है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, तो जो स्कैनर है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो है C12H22O11, ये शुगर का जो है फार्मूला पूछा हुआ था। उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को ज़ाहिर करता है, वो C12H22O11, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ शुगर है वो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है कि टाइम्स न्यू रोमन इज द एग्जांपल ऑफ, ये बेसिकली एक फॉन्ट है, लिखने का एक स्टाइल है। कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था कि विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, वो है ROM मेमोरी। और ROM मेमोरी कौन सी है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा जी, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट नहीं होती, ये इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। और इसके बरक्स जो RAM है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसे नाम देते हैं, याद रखिएगा। सो ROM मींस रीड ओनली मेमोरी एंड RAM ये स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसे कहते हैं। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन साहब ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज किया था। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, जो पौधे का वेजिटेटिव हिस्सा है वो कौन सा होता है, लीफ होता है, याद रखिएगा जी। और इसे जो है नॉन रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं, याद रखिएगा जी। जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जी, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे नॉन रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, इसे क्या नाम देते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं, सीड एंड फ्लावर, याद रखिएगा जी, सीड एंड फ्लावर, ये उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन पाकिस्तान इज अ बुक रिटन बाय, ये मोहम्मद वसीम की लिखी हुई किताब है। उसके बाद अकबर वाज द ओनली, अकबर साहब कितने बरस के थे, ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वाज क्राउन्ड एम्परर, जब उन्हें जो है क्राउन किया जाता है बतौर बादशाह के, वो हैं 13 साल में इनको जो है वो शहनशाही का, बादशाही का क्राउन अता किया जाता है, दे दिया जाता है। उसके बाद है कि इन सूरह काफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलोंग विद असहाब काफ, तो वो कौन सा है, वो डॉग उनके साथ था। अगला सवाल है हमारे पास,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुश्ताक अहमद यूसुफी की वजह शोहरत क्या है? मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की वजह शोहरत क्या है? वो है मज़ाह निगारी, याद रखिएगा जी। और मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ये फरमाते हैं कि कुछ लोगों का अदब के ऊपर ये भी एहसान होता है कि वो लिखना छोड़ देते हैं। तो ये भी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की तरफ से ही मतलब कहा गया था कि कुछ लोगों का अदब के ऊपर ये भी एहसान होता है कि वो लिखना छोड़ देते हैं जी। तौबतुन नसूह नावल किसका है? याद रखिएगा, ये डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का नावल है। शायर मजदूर किसे कहा जाता है? वो एहसान दानिश साहब को कहा जाता है कि ये शायर मजदूर हैं। उसके बाद देखिए मरसिया की जमा क्या है? मरसिया की जमा है मरासी, याद रखिएगा, ये ज़बर पढ़ना है। सो मरसिया की जमा क्या है? वो है मरासी, याद रखिएगा। ये उर्दू के हवाले से, कवायद के हवाले से, ग्रामर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है कि लाहौर का जोग्राफिया के मुसन्निफ कौन है? वो है पितरस बुखारी साहब, इनके मुसन्निफ हैं। उसके बाद है कि आम के आम गुठलियों के दाम में ज़रबुल मिसल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोहरा फ़ायदा होना जी। मतलब कि आम तो खा लिया, उसका भी फ़ायदा है, जो गुठली है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोबारा, और यानी कि एक काम से दो फायदे हासिल करना। तो इसे क्या नाम देते हैं कि हमारे पास आम के आम गुठलियों के दाम, यानी एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा हासिल होना। उसके बाद है कि उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ़ है? ये इब्ने इंशा की तसनीफ़ है। कि उर्दू की आखिरी किताब इब्ने इंशा की तसनीफ़ है, इब्ने इंशा की लिखी हुई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।